तो चलो बात करते हैं मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन, तो मेटफॉर्मिन जो है ये एक बिगुआनाइड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग्स हैं उनके अंदर बिगुआनाइड एक क्लास है जिसके अंदर ये ड्रग आता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के साथ एक और ड्रग था इसके अंदर जिसे कहा जाता था फेनफॉर्मिन, लेकिन वो इंडिया में बैन कर दिया गया है क्योंकि फेनफॉर्मिन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बढ़ रहा था। अब देखो, मेटफॉर्मिन की फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो देखो, मेटफॉर्मिन एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है ये अभी पता नहीं है, लेकिन कुछ तरीके हैं जो बताए जाते हैं कि इस तरीके से शायद काम करता होगा। जिसमें से सबसे पहला है कि मेटफॉर्मिन जो है वो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है। मतलब कि लिवर के अंदर जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसे कम करता है, जिसकी वजह से लिवर से ग्लूकोज का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा जो तरीका बताया जाता है वो ये है कि देखो, इंसुलिन का जो नॉर्मल काम है कि वो ग्लूकोज का अपटेक करवाता है हमारे स्केलेटल मसल और एडिपोस टिश्यू के अंदर, तो ये काम को मेटफॉर्मिन इंक्रीज करता है, यानी कि इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है स्केलेटल मसल और एडिपोस टिश्यू के अंदर। तीसरा जो तरीका बताया जाता है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन की चेन होती है, जो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं रेस्पिरेशन की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, इसके अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। अब ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ होगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरीके से ग्लूकोज का लेवल कम होता है और ये जो सारा माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ये AMPK एक्टिवेशन की वजह से होता है। उसके अलावा एक और तरीका है जिससे मेटफॉर्मिन ग्लूकोज लेवल कम करता है, वो ये है कि वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ही कम कर देता है। इंटेस्टाइन के अंदर से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देता है। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ मैकेनिज्म बताए जाते हैं। अब बात करें मेटफॉर्मिन के फार्माकोकाइनेटिक की, तो देखो ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। उसके अलावा इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के आसपास बताई जाती है, एवरेज 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे के आसपास, तो 2 आवर्स की अप्रॉक्सीमेटली हाफ लाइफ बताई जाती है। स्टेबल ड्रग है ये। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लाज्मा से बाउंड होकर नहीं होता, ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से इसका एक्सक्रीशन भी अनचेंज्ड होता है यूरिन के अंदर। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। तो देखो, मेटफॉर्मिन ऐसा ड्रग है जिसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते, बहुत ही थोड़े मोड़े से एडवर्स इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि डाइजेशन से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं। हो सकता है नौजिया हो, एब्डोमिनल क्रैम्प हो या फिर ब्लोटिंग वगैरह फील हो। अब हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के साथ जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया और लैक्टिक एसिडोसिस का। और मेटफॉर्मिन के केस में ऐसा है कि ये हाइपोग्लाइसेमिया और लैक्टिक एसिडोसिस शो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयरली। मतलब कि अगर 30 से 35 हज़ार लोगों ने मेटफॉर्मिन लिया है तो उसमें से शायद 1 या 2 को ये साइड इफेक्ट हो, हाइपोग्लाइसेमिया और लैक्टिक एसिडोसिस। उसके साथ साथ अगर कोई एडवर्स इफेक्ट है तो उसे मिनिमाइज भी किया जा सकता है, स्टार्टिंग में लो डोज देकर, धीरे धीरे लो डोज से टारगेट डोज तक बढ़ाया जाए। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं इसके यूजेस की, और इसका सबसे कॉमन यूज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर, जिसके अंदर ये एज अ मोनोथेरेपी भी दिया जा सकता है, यानी कि सिंगल सिर्फ मेटफॉर्मिन उसके साथ किसी दूसरे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के ड्रग के साथ कंबाइन करके भी दिया जा सकता है। इसका जो करंट रिकमेंडेड डोज है वो 0.5 से 1 ग्राम तक का ट्वाइस डेली है, लेकिन अगर सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन है तो उसके अंदर वंस डेली दिया जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई मेटफॉर्मिन की, लेकिन अगर आपको कंप्लीट क्लास देखनी है हाइपोग्लाइसेमिया की डिटेल में तो ये रही वीडियो आपके लिए। बाकी सब्सक्राइब कीजिए।